टेस्ट की तरह लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि एक्सप्लेन कम करूं, हालांकि मेरी आदत है तो मैं बाज नहीं आती उससे, बट कोशिश फिर भी यही रहेगी कि आपको एक टेस्ट की तरह इसको लेकर के चलना है। ठीक, इसका पीडीएफ आपको विद आंसर्स मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये जो है आपका, 1 मिनट रुकना, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक अच्छा ही क्वेश्चन है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, देखिएगा एक बार। तो अगर हम देखें, पोल में आप लोग जवाब देंगे ही जैसा कि आप देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग, 30 क्वेश्चन होंगे वही जैसे पेपर में आते हैं, सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन होंगे। और तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स। कल आपको गर्लफ्रेंड बताया था GF, बट वो गर्लफ्रेंड नहीं होता, ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स ये इसी दिशा में होती हैं। पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, बाद में फाइन मोटर स्किल्स, है ना, जिसको हम सूक्ष्म सकल या गतिक कौशल कहते हैं फाइन, और ग्रॉस है आपका, ग्रॉस मतलब बड़ा, या उसको हम कहें एक तरह से स्थूल गतिक कौशल, है ना। तो फटाफट से बताना है ग्रॉस मोटर स्किल्स कौन सी हैं इसमें, या स्थूल गाम जिसमें बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग हो, बिग मसल्स, ग्रॉस का मतलब ये बिग, ठीक है ना, बिग मसल्स। तो बिग मसल्स का प्रयोग स्केचिंग में होता है, कल ही बताया था, स्केच बनाने में तो भाई आपकी ये उंगलियों यानी हैंड्स और आई की मसल्स का जहां प्रयोग हो वो फाइन मोटर है। तो ये क्या है, फाइन मोटर है। होल्डिंग अ नीडल, सुई जब आप पकड़ रहे हैं, सुई में धागा डाल रहे हैं, वो भी क्या है, फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है। ठीक, वॉकिंग फास्ट, हाँ, वॉकिंग तो चाहे फास्ट हो स्लो हो कुछ भी हो, आपकी आर्म्स और लेग्स की मसल्स का, बड़ी मांसपेशियों का आपके शरीर की प्रयोग हो रहा है, तो ये ग्रॉस मोटर है, स्थूल गतिक कौशल है। धागे में मोती पिरोना यानी पुटिंग बीड्स इन अ थ्रेड, उसमें भी आपकी आंखों का और हाथ के कोऑर्डिनेशन का प्रयोग होगा, है ना। जब आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कढ़ाई बुनाई सिलाई, आंखों में काजल लगा रहे हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है। वॉकिंग फास्ट, जंपिंग, स्किपिंग यानी कूदना, उछलना, तैरना, ड्राइविंग, ये सब आपके ग्रॉस मोटर का उदाहरण है। सिंपल बात। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या पूछता है क्वेश्चन नंबर 2? ये कहता है प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सजेस्ट दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल जो विकास का अधोगामी सिद्धांत है ना, बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है। इंग्लिश में जरूर चेक कर लीजिएगा, कई बार ये लोग हिंदी में ट्रांसलेशन में गड़बड़ कर देते हैं, तो वहां आपको दिक्कत आएगी। सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल कल ही पढ़े थे। सेफेल मतलब खोपड़ी होती है, प्रॉक्सिमिटी का मतलब है सेंटर से प्रॉक्सिमिटी, यानी नियर टू फार, सेंटर टू पेरिफेरीज, केंद्र से सीमाओं की ओर, जो कि आप लोग जवाब दे भी रहे हैं, सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, नियर टू फार, जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल कुछ नहीं होता, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। हेड टू टो आपका सेफेलोकॉर्डल है, कि पहले बच्चे का उसके सर पे कंट्रोल आएगा, फिर ये गर्दन पे कंट्रोल आएगा, फिर वो बैठना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा, पैरों पे कंट्रोल आएगा, वो है सेफेलोकॉर्डल। सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज में क्या होता है, बच्चा पहले किसी चीज को, मान लीजिए बॉटल है, वो पूरे दोनों हाथों से पकड़ता था, बाहों से पकड़ता था, फिर वो उंगलियों से पकड़ने लगेगा, यानी इस पेन को पकड़ने के लिए पहले पूरी हथेली का इस्तेमाल करता था, अब सिर्फ 2 उंगलियों का इस्तेमाल करके, एक अंगूठा और एक उंगली का वो उठा सकता है, यानी सेंटर से बाहर की ओर। जो आपकी बॉडी का सेंटर है, जो आपका हार्ट है, रीढ़ की हड्डी है, फिर कंधों पे कंट्रोल, फिर आपकी इन भुजाओं पे कंट्रोल, फिर आपका ये एल्बो के बाद वाला जो पार्ट है इस पे कंट्रोल, फिर आपकी हाथों पे और फिर उंगलियों पे कंट्रोल। ठीक, तो सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, ये हो गया आपका अधोगामी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, पढ़िएगा फटाफट से। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, यानी सामाजिकरण के द्वितीयक वाहक। सामाजिकरण का एक तो है प्राइमरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, जिसमें परिवार आता है, और बाकी जो है आपके, अगर परिवार के साथ नेबरहुड आ जाए तो वो भी प्राइमरी, लेकिन फैमिली कभी भी सेकेंडरी नहीं होगा और स्कूल कभी भी प्राइमरी नहीं होगा। तो हमें पता है स्कूल जो है वो सेकेंडरी है, बुक्स सेकेंडरी हो गई, मीडिया सेकेंडरी है, पेरेंट्स जो हैं यानी फैमिली या सिबलिंग्स वो प्राइमरी में आएंगे, जो आपके भाई बहन हैं, तो ये प्राइमरी में आएगा। पूछा क्या है, सेकेंडरी। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही हैं, वो कहाँ मिलेंगे हमें ऑप्शन में, 4th ऑप्शन मिलेंगे, जो कि आप लोग जवाब दे रहे हैं। 74% लोग सही उत्तर यहाँ दे रहे हैं। बात ठीक है या नहीं है? बिल्कुल ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर फटाफट से। ये पूरा आपका रिवीजन कल के जो हमने मैराथन सेशन कंटेंट किया था क्वेश्चन से, उसका पूरा रिवीजन अपने आप हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेज थियोरी, यानी पियाजे की थियोरी के अकॉर्डिंग, पियाजेज थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है पियाजे का, उसके अनुसार एट विच स्टेज मोस्ट चिल्ड्रन ऑपरेट ऑन ऑपरेशंस एंड डेवलप हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग। ऑपरेशंस का मतलब क्या है, कल भी बताया था, ऑपरेशन का मतलब होता है लॉजिक, यानी लॉजिक पे काम कर सकते हैं, एक्टिविटीज पे काम कर सकते हैं ज्यादातर बच्चे। और हाइपोथेटिको, देखो ऑपरेशन सिर्फ ऑपरेशन होता तो आंसर हो जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल,
क्यों? क्योंकि लॉजिक को ऑपरेशन कहा गया है पियाजे की थियरी में। लेकिन उन्होंने साथ में क्या दिया है? हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, यानी जिसको हम कहते हैं अमूर्त चिंतन एक तरह से, या हम कहते हैं जिसको निगमनात्मक तार्किक चिंतन, जो इकोनॉमिस्ट लोगों में या फिर जो साइंटिस्ट में ज्यादा हायर लेवल ऑफ थिंकिंग है एक तरह से। तो ये हर किसी में तो नहीं होता, बट इस स्टेज तक आते आते मोस्ट चिल्ड्रन, तभी लिखा हुआ है मोस्ट चिल्ड्रन, हर कोई हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप कर पाए जरूरी नहीं है। तो आंसर क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल। ये सीधा सा इसका मतलब है, जब भी हाइपोथेटिको लिखा हो, एब्स्ट्रैक्ट लिखा हो, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, हाइपोथेटिको, डिडक्टिव रीजनिंग, क्योंकि डिडक्टिव थॉट भी इसी में आता है। ठीक, अगर सिर्फ ऑपरेशन लिखा होता तो ये हो जाता, ऑपरेशन से पहले लिखा होता तो ये हो जाता, सेंसस की बात करेगा तो सेंसरी मोटर। तो फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? आज कम समय में करेंगे, इसको बिल्कुल टेस्ट की तरह लेना है। जीन पियाजे गेव इंपॉर्टेंस टू डैश इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है? बताइए। रेडीनेस टू लर्न, या फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स या फंक्शनल फिक्सनेस। देखिए, पियाजे बच्चे को सक्रिय रखने की बात करते हैं, ये हमें और आपको सबको पता है अब तो, है ना। आज बस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराइए, कल तो डिटेल में पढ़ लिए हैं। ठीक है राशिद, स्पीड पकड़ते हैं। तो अगर हम बात करें, हमें पता है पियाजे, देखिए कभी भी पियाजे की, वाइगॉस्की की, ये बात मैं कल बताना भूल गई थी, वैसे क्वेश्चंस में कई बार बता चुकी हूँ। कंस्ट्रक्टिविस्ट लोगों की जब भी बात होती है, रचनावादी लोगों की, वो मीनिंग मेकिंग की बात करते हैं, यानी अर्थ निर्माण की बात करेंगे, बच्चे को एक्टिव रखने की बात करेंगे, और वो कभी भी रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात नहीं करेंगे। पूरे पेपर में रिवॉर्ड पनिशमेंट से बचना है आपको, ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स का भी एक सेशन होगा कल, आपकी हिंदी की मैराथन है, हिंदी पेडागोजी की। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट की बात पियाजे नहीं करेंगे। कंपटीशन की, फंक्शनल फिक्सनेस तो प्रॉब्लम होती है कि आप किसी समस्या को एक ही ढंग से सॉल्व करें, वो तो लर्निंग में एक समस्या है एक तरह से। रेडीनेस टू लर्न क्या? सीखने के लिए तत्परता। इस रेडीनेस का मतलब क्या है? एक थॉर्नडाइक है जो कहते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है बट कभी पूछ ले तो, वो है लॉ ऑफ रेडीनेस, उनका तत्परता का सिद्धांत, कि बच्चा तैयार नहीं होगा तब तक सीखेगा नहीं। लेकिन इनका रेडीनेस टू लर्न का मतलब है कि वो मैच्योर है कि नहीं है, अपनी एज के अनुसार किसी कंटेंट को सीखने के लिए रेडी है कि नहीं है। तो ये जेनेटिक्स की बात करते हैं जब ये रेडीनेस टू लर्न की बात करते हैं पियाजे। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की देखते हैं, फटाफट से जवाब देना। देखना एक बार, गले में और थोड़ा आंखों में जलना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो फटाफट से। अमरजीत कंसिडर्स rules as fixed and advocates that everyone should follow rules irrespective of their personal situations। यानी अमरजीत नियमों को स्थिर मानते हैं, फिक्स्ड मानते हैं, इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए। कल भी डिस्कस किया था, रूल्स आर फिक्स्ड, रूल्स आर एब्सोल्यूट। किस स्टेज में? 4th स्टेज में। ठीक। कोलबर्ग की, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, एट विच स्टेज अमरजीत इज एट प्रेजेंट? 4th स्टेज। सेकेंड लेवल कन्वेंशनल यानी पारंपरिक स्तर है, और चौथा जो है आपका चरण है। अगर हम बात करूं यहाँ पे चौथे स्तर की, तो उसको हम कहते हैं क्या? इंस्ट्रूमेंटल पर्पस तो म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया, टिट फॉर टैट, ये सेकंड है। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट फर्स्ट है। गुड बाय गुड गर्ल थर्ड है। ठीक। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन है विच इज 4th। ठीक। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन यानी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है, नो मैटर व्हाट। रूल्स को बदला नहीं जा सकता, कोई भी सिचुएशन हो आपकी, आप रूल्स तोड़ेंगे नहीं, है ना। चाहे किसी की जान जा रही हो फिर भी रेड लाइट नहीं तोड़ेंगे। ये है पर्सनल सिचुएशन को ध्यान में ना रखना, सिर्फ रूल्स पे फोकस करना। ठीक। तो ये 4th ऑप्शन है कि रूल्स परिवर्तित ही नहीं किए जा सकते। 5th में ऑप्शन होता है कि इंडिविजुअल के भी राइट्स हैं, रूल्स को परिवर्तित किया जा सकता है जरूरत पड़ने पे। चलिए आते हैं खैर क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। ड्यूरिंग अ ग्रुप वर्क, जब बच्चे समूह में काम कर रहे हैं एक क्लास के अंदर, रमेश फाइंड्स हिज स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग टू सॉल्व अ गिवन क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू स्कैफोल्ड देम, रमेश को क्या करना है? स्कैफोल्डिंग कहाँ में होती है? वाइगॉस्की की थियरी में होती है। तो टेम्परेरी हेल्प देनी है, जहां बच्चे अटक रहे हैं वहां। कैसे करें? रमेश क्या है? टीचर हैं। टेल देम टू कॉपी द आंसर, कॉपी करना एकदम खराब बात है, बच्चे को एक्टिव रखना है। आस्क देम टू विदड्रॉ गिवन असाइनमेंट एंड मूव ऑन टू नेक्स्ट टास्क, यानी एक काम करो, जो प्रदत्त कार्य मिला है उसको, काम को छोड़ दो और अगले टास्क पे बढ़ जाओ, जो नहीं हो रहा उसे छोड़ दो, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। गिव क्यूज हिंट्स रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम, यही बात हमने की थी। हाफ सॉल्व प्रॉब्लम देना, क्यूज देना, हिंट देना, ये सब क्या है? जिस स्टेप पे बच्चा अटके वहां पे उसको हेल्प दे देना। इन्हीं को हम पाड़ या मचान कहते हैं, इस तरह की हेल्प को, जो टेम्परेरी हेल्प है, जो अस्थायी मदद है। ठीक है ना। वो साइकिल वाला एग्जांपल भी दिया था। कॉम्प्लिकेट द क्वेश्चन बाय एम्बिगुअस इंस्ट्रक्शंस, बच्चे को और कंफ्यूज कर देंगे, ऐसे टीचर्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में। क्वेश्चन नंबर 3, मतलब 7th का ऑप्शन जो था वो 3rd था, मजाक कर रही हूँ। चलिए आ जाओ फटाफट से। अगर हम देखें
मैम सैड क्यों हो आप आज? बिल्कुल सैड नहीं हो निशा, बस थकी हुई हूँ, बहुत अच्छी नींद आई है बहुत दिनों बाद, क्योंकि इतने दिनों से तैयारी में बिजी थी, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था उस मैराथन की तैयारी में, है ना। तो मैं सैड नहीं, बस टायर्डनेस है। वैसे बहुत पीसफुल महसूस कर रही हूँ, आपका जो मैराथन का कमिटमेंट था वो पूरा हो चुका है। टू एनहेंस, अभी हिंदी और इंग्लिश का रहता है, टू एनहेंस स्टूडेंट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट लेव वाइगॉस्की एडवोकेटेड फॉर डैश। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए वाइगॉस्की किसकी बात करेंगे? सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, है ना। पैसिव इमिटेशन यानी नकल की बात करेंगे, नहीं, बच्चे को निष्क्रिय कभी नहीं रखेंगे, रट्टे की बात, रोट मेमोराइजेशन की नहीं करेंगे। यस, कल्चरल टूल्स, है ना। सोशल आइसोलेशन कल भी बताया था, सामाजिक पृथकीकरण नहीं करेंगे वाइगॉस्की, ये नहीं कहेंगे कि समाज से अलग कर दो, है ना। सोशल इंटरेक्शन होता तो सही था। तो यूज ऑफ कल्चरल टूल्स, जो संस्कृति में कहानियां हैं, किस्से हैं, त्योहार हैं, मिलना जुलना है, ऐसे उपकरणों का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्लेसेस डैश एट द सेंटर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसको स्थान देती है? प्रगतिशील शिक्षा क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, बच्चे को एक्टिव रखना। कौन कहता है? जॉन डुई कहते हैं, ठीक है ना, जॉन डीवी जिनको हम कह देते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, जो हम कल चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कर रहे थे कि लर्निंग जो है प्रेजेंट लाइफ के लिए होनी चाहिए, बच्चा एक्टिव होना चाहिए, सोशल कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर बने बच्चा, ये सारी कम्युनिटी के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करे, ये सारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लक्षण हैं, ठीक। तो यहाँ पे बच्चे को सेंटर में रखेंगे, भाई प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, एक तरह से बच्चे को जहां सेंटर में रखा जाए पढ़ना, तो बच्चा सेंटर में रहेगा। देखिए यहाँ पे इवन एक्टिविटीज भी होती है ना, पेरेंट्स सेंटर में नहीं, टीचर्स नहीं, एग्जाम्स नहीं, इवन यहाँ एक्टिविटीज भी होती, एक्टिविटीज से भी पहले बच्चा आएगा। आता है ना, एक क्वेश्चन आया था कि चाइल्ड सेंटर्ड या प्रोग्रेसिव एजुकेशन वो है जहां सेंटर में होते हैं कौन? तो एक ऑप्शन था बच्चे यानी स्टूडेंट, दूसरा था स्कूल चिल्ड्रन, पहला था कि स्कूल चिल्ड्रन आर एट द सेंटर, दूसरा था स्कूल एक्टिविटीज आर एट द सेंटर, फिर था पेरेंट्स और टीचर्स। तो स्कूल एक्टिविटीज कई लोगों ने लगा दिया था। देखिए एक्टिविटीज बच्चे के आधार पे प्लान होती हैं, इसलिए विद्यार्थी सेंटर में रहेगा, एक्टिविटीज भी विद्यार्थी के अनुसार होंगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर, देखिएगा फटाफट से क्या है जवाब। क्वेश्चन क्या है? अहमद वांट्स टू बिकम अ साइकोथेरेपिस्ट और काउंसलर। As per Howard Gardner's theory of multiple intelligences, his teachers should provide opportunities to enhance his dash intelligence. अहमद एक बच्चा है जिसको मनोउपचारक यानी साइकोलॉजिस्ट बनना है, साइकोथेरेपिस्ट बनना है, परामर्श दाता यानी काउंसलर बनना है, काउंसलिंग करनी है लोगों की। तो टीचर्स के अनुसार या गार्डनर की अगर हम माने तो बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनकी अध्यापिका को किस बुद्धि के संवर्धन में उनको अवसर देने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज देने चाहिए, किस पे फोकस ज्यादा करना चाहिए जिससे वो काउंसलर बेहतर बन पाए, उस तरह की मेथड से उनको पढ़ाया जाए। तो यहाँ पे क्या होगा? ये सिंपल है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, है ना। इंट्रापर्सनल है सेल्फ, उनको अगर फिलोसोफर बनना होता है अहमद को तो हम कहते हैं इंट्रापर्सनल, स्पिरिचुअलिटी में जाना होता है तो हम कहते हैं इंट्रापर्सनल, लेकिन इंटरपर्सनल यानी साइकोथेरेपिस्ट और काउंसलर को या टीचर को किसके साथ डील करना है? भाई लोगों के साथ डील करना है। अगर आप इंटरपर्सनल में क्या होता है? अदर्स की फीलिंग्स, मोटिव्स, डिजायर्स को समझ पाना। तो यहाँ पे जब लोगों को समझने की बात आ रही है तो इंटरपर्सनल, खुद को समझने की बात आएगी तो इंट्रापर्सनल, ठीक है ना। स्पेशल है स्थान को समझना, जैसे जो स्कल्पचर है यानी जो मूर्तिकार है उसमें होगा स्पेशल। नेचुरलिस्टिक आपका गार्डनर में, फार्मर में, म्यूजिकल इंटेलिजेंस जो भी म्यूजिक को कंपोज करते हैं, सिंगर्स हुए, कंपोजर्स हुए, वो सब आ जाएंगे। तो इंटरपर्सनल इज द राइट वर्ड हियर या राइट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ये क्या कहता है? वाइल प्रैक्टिसिंग कोऑपरेटिव लर्निंग अ टीचर शुड, यानी सहयोगात्मक अधिगम, जिसकी बात वाइगॉस्की करेंगे, जिसकी बात चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन करेगी, तो उस पर ध्यान देने के लिए सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? सॉरी पोल सही नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लो यार। वो आपका नेट में भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, इस वजह से आगे पीछे दिख रहा होगा शायद, एक बार चेक कर लेना। यहाँ से तो ओके है। आज यार गले में दिक्कत हो गई है, आज गर्म पानी से थोड़ा सा ध्यान रखूंगी। लगातार बोलने से ना, कल मैराथन जो है इतना बड़ा था। देखिएगा एक बार, हाँ बहुत बढ़िया एवाईसी, बहुत बढ़िया कह रहे हैं, दोनों पेपर क्लियर किया पिछली बार। चलिए आ जाइए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, वाइल प्रैक्टिसिंग कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहयोगात्मक अधिगम का जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या करें?
बच्चों को एक्टिव रखेंगे। सेम एबिलिटी बेस्ड ग्रुप नहीं, मिक्स्ड एबिलिटी, क्योंकि सेम एबिलिटी सारे बच्चे मैथ्स में ही अच्छे हैं यदि, तो अगर किसी को लैंग्वेज में दिक्कत होगी तो कौन हेल्प करेगा। तो कल भी बात की थी मैंने, हेट्रोजेनस ग्रुपिंग करनी है अगर करनी पड़े तो। हेट्रोजेनस क्या होता है? मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग, जिसमें अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चे हों, विषम समूह। इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स टू फॉलो ओनली प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर, जी नहीं। रेस्ट्रिक्ट यूज ऑफ डिस्कशन, नहीं, सॉरी, बच्चे को तो हमें एक्टिव रखना है। मेक ग्रुप्स ऑफ डाइवर्स लर्नर्स, ये बात एकदम सही है कि अगर आप कोऑपरेटिव लर्निंग की बात कर रहे हैं तो विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों को एक ग्रुप में रखिए, जिससे क्या होगा कि अलग अलग बच्चे एक दूसरे से डिफरेंट स्किल्स सीख पाएंगे। जो मैथ्स में दिक्कत आती है जिसको, वो दूसरे बच्चे से मैथ्स सीख पाएगा, जो मैथ्स में अच्छा है वो दूसरे से लैंग्वेज सीख पाएगा। इन अ क्लासरूम डिस्कशन ऑन क्रिकेट, क्रिकेट पे एक चर्चा हो रही है क्लासरूम में, अ टीचर इज गिविंग मोर चांसेस टू बॉयज देन गर्ल्स, बाय डूइंग सो ही इज, यानी जब क्रिकेट पे चर्चा हो रही है क्लासरूम में, तो एक टीचर हैं जो लड़कों को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं डिस्कशन में, चर्चा में, लड़कों को ज्यादा जवाब देने के ऑप्शन दे रहे हैं, लड़कियों को कम, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्रिकेट जो है लड़कों को पता होगा, उसके बारे में ज्यादा इंटरेस्ट लड़कों का ही होगा। अब ऐसा हो भी सकता है, लेकिन उसका रीजन क्या होगा? क्योंकि हमने सोसाइटी में ऐसे ही चीजें चली आ रही हैं, वो भी एक स्टीरियोटाइप है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पार्टिसिपेट करने का मौका ना दे लड़कियों को। तो अगर किसी भी एक जेंडर को प्रेफरेंस दी जा रही है किसी भी एक्टिविटी में, अगर डांस या म्यूजिक में लड़कियों को प्रेफरेंस दे, तो वो जेंडर बायसनेस है, जेंडर स्टीरियोटाइप है एक तरह का। स्टीरियोटाइप में बायसनेस अपने आप छिपी हुई होती है। दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा ऐसे ऑप्शन में आपको, कॉम्बैटिंग स्टीरियोटाइप थ्रेट, भाई रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती दे रहे हैं वो। अगर लड़कियों को प्रेफरेंस दे रहे होते क्रिकेट में तब हम मान सकते थे, क्योंकि उसमें क्या होता, एक तरह से आप जेंडर स्टीरियोटाइप को चैलेंज कर रहे हैं। जो फील्ड माना जाता है कि स्टीरियोटिपिकल मैन के लिए है, उसमें अगर आप फीमेल्स को भी ऑप्शन दे रहे हैं ज्यादा, तो वो इक्विटी का उदाहरण होता, जो कि यहाँ है नहीं। प्रैक्टिसिंग जेंडर बायस, बिल्कुल सही बात है। पक्षपात, किसी एक पक्ष में झुके हुए हैं, पूर्वाग्रहों का पालन कर रहे हैं, सिंपल बात। फिर क्या है? एंश्योरिंग जेंडर इक्वालिटी, कोई इक्वालिटी का उन्होंने ध्यान नहीं रखा जब एक को प्रेफरेंस दे रहे हैं। ब्रेकिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, कोई जेंडर स्टीरियोटाइप को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप, ये सही होता अगर होता तो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, तो फटाफट से बताइएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। कल के सेशन में मजा आया, लेकिन पता नहीं लगा 6:30 घंटे का। शुरुआत में तो दिक्कत हुई, वो ढोल वोल बजने लग गए थे जब, है ना। जो लोग सुबह तक जगे रहे भाई, मतलब रात भर तक, लास्ट तक रुके रहे, उनकी बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करनी पड़ेगी हमें। चलिए आ जाइए आप फटाफट से, समझते हैं कहानी क्या है। देखना एक बार, अगर हम बात करें यहाँ पे 47% लोग सेंटर नहीं दिखा रहा, क्या करें? सेंटर अभी आ जाएगा ना, अभी एडमिट कार्ड फाइनल थोड़ी आ गया होगा। देखो एक बार, अगर हम बात करें 13th का सेकंड कह रहे हैं ज्यादातर लोग, चलिए देखते हैं। इन अ क्लास ऑफ डाइवर्स लर्नर्स या वेरीड लर्नर्स, जहां विभिन्न या विविध पृष्ठभूमि से आने वाले शिक्षार्थी हैं, तो वहां पे टीचर को क्या करना चाहिए? सबको साथ लेके चलना है। ग्रुप स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन एग्जाम्स, जो फर्स्ट आ रहा है उसको अलग ये नहीं करना, रैंक नहीं करना, लेबल नहीं करना बच्चे को। सेट एंड मेंटेन एक्सपेक्टेशंस ऑफ सक्सेस फ्रॉम ऑल, सभी से सफलता की अपेक्षाएं करनी एवं बनाए रखना, यानी टीचर की एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव होनी चाहिए बच्चे से, क्योंकि टीचर की एक्सपेक्टेशन का प्रभाव बच्चे की लर्निंग पे पड़ेगा। तो आपको ये नहीं मानना कि कोई एक धर्म से, एक जाति से, एक समूह से आ रहा है तो वो नहीं सीख पाएगा। सभी से सफलता की अपेक्षाएं कि हर बच्चा सक्सेसफुल या सक्सेस पा सकता है एग्जाम में, ओवरऑल सीखने में, लाइफ में सीख सकता है हर बच्चा। तो आप एक तो सेट एंड मेंटेन एक्सपेक्टेशंस ऑफ सक्सेस फ्रॉम ऑल। अब सक्सेस सबके लिए डिफरेंट हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं सब फर्स्ट आएंगे। जो बच्चा जिस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है उसको उस तरफ आप कह रहे हैं कि उसके लिए आपने एक्सपेक्टेशन सेट की है। फिर आता है थर्ड, डिवाइड स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, डिवाइड तो करना ही नहीं है बच्चे को। प्रैक्टिस स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम एंड मेथड ऑफ असेसमेंट, कल ही बात की थी, फ्लेक्सिबल करिकुलम चाहिए, आपकी एनईपी भी यही कह रही है, लचीलापन, है ना, जहां चेंजेस संभव हो, रिजिड नहीं, स्टैंडर्डाइज्ड नहीं। ठीक, तो ऑप्शन जो है वो बी ही सही है, आप लोग जवाब दे भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा फटाफट से। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक आकलन, एक है समेटिव असेसमेंट, है ना, जो एट द एंड ऑफ द टर्म होगा, या तो हाफ ईयरली, ईयरली, है ना, एविडेंस, जजमेंट, इन सब के लिए होता है। फॉर्मेटिव जो है, फॉर्मेटिव असेसमेंट किसके बेसिस पे होगा? रचनात्मक आकलन एक्टिविटीज बेस्ड होगा, ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, नहीं, थ्रू आउट द सेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स, बिल्कुल ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, साल भर जो है कॉन्टिन्यूटी में फॉर्मेटिव असेसमेंट चलेगा सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान। कभी FA1 हो रहा है, कभी FA2, कभी कोई एक्टिविटी, ठीक है ना। एंड में तो SA होगा, एंड में, या टर्म एंड हो या ईयर एंड हो। ओनली फॉर स्टूडेंट्स फेसिंग लर्निंग चैलेंजेस, नहीं।
तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी के लिए होगा, सभी के बारे में पता लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा फटाफट से। ये क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विल प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स। यानी समालोचनात्मक चिंतन पे इस तरह के क्वेश्चन आप पूछे जाने लग गए, डायरेक्ट नहीं पूछता कई बार कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब बताओ। आपको 4 क्वेश्चन देगा और कहेगा पहचानो इनमें से कौन सा क्रिटिकल थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करता है, यानी दर्शाता है। तो समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा कौन सा ऑप्शन? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। देखिए समालोचनात्मक चिंतन में क्रिटिकल थिंकिंग में डाइवर्जेंट थिंकिंग भी लगेगी, आपका क्या कहेंगे उसको, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी लगेगी, आपकी एनालिसिस भी लगेगा, सिंथेसिस भी लगेगा। तो क्रिटिकल थिंकिंग में बहुत सारी मेटाकॉग्निशन भी लगेगा, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वन वर्ड आंसर को हम क्रिटिकल थिंकिंग कह दें। ये तो रटंत विद्या या रिकॉल बेस्ड है कि बच्चे की मेमोरी के आधार पे वो बता देगा कैपिटल क्या है ना। कोलालंपुर है ना शायद, है श्रीलंका कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरा। अच्छा मैं गलत बोल देती, ठीक है। चलो, व्हेन इज टीचर डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। आज राहुल है, निशा नहीं है। निशा चक्कर खा सकती थी इस क्वेश्चन पे। देखो एक बार, व्हेन इज निशा कहती क्या हो गया तुम्हें, इस तरह के सवाल नहीं पूछोगी। देखो एक बार, हाँ वो कोलालंपुर थोड़ा फेमस शहर है शायद, इसलिए मेरे दिमाग में रह गया होगा। भारत में अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज टीचर डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो ये भी आप बता दोगे यार 5 सितंबर को मनाते हैं, तो ये वन वर्ड हो गया, ये भी रिकॉल बेस्ड है, इसमें थिंकिंग कहाँ लगी, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि थर्ड है, विच इज द लार्जेस्ट सिटी इन एशिया। अब ये भी रिकॉल या मेमोरी बेस्ड जवाब है, ठीक है ना। अगर हम बात करें फोर्थ ऑप्शन की, हाउ वुड यू रिजॉल्व वाटर क्राइसिस इन योर सिटी। आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्रिटिकल थिंकिंग काम आती है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कोई कह रहा है फेमस है तो सही होगा, अरे नहीं सही कहा है, श्री जयवर्धन नहीं है। हाँ चलो, कौन? अच्छा ओके, नाउ आई गॉट इट, ठीक है। चलो हाँ, वो मलेशिया की कैपिटल है भाई। कोई तो था वहां मेरा कोई फ्रेंड, इस चक्कर में मेरे को याद रह गया, वो गलती से गलत याद रह गया, मिक्स हो गई मेमोरी, ठीक है। चलो आते हैं, हाउ वुड यू रिजॉल्व वाटर क्राइसिस इन योर सिटी। आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे। आ जाते हैं, कोई बात नहीं। कोलंबो कह रहे हैं लोग, पहले थी, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। देखो, हाउ वुड यू रिजॉल्व वाटर क्राइसिस इन योर सिटी। तो आप पानी के जो समस्या है उसको कैसे सुलझाएंगे। इसमें आपको प्लानिंग लगेगी, इसमें आपको रिफ्लेक्टिव चिंतन लगेगा, इसमें आपको रिव्यू करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, सिंथेसाइज करना पड़ेगा, नए सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, फैक्ट ओपिनियन सारी बातें जाननी पड़ेंगी। तो इसमें आपका दिमाग ज्यादा खर्च होगा, जिसमें दिमाग ज्यादा खर्च होगा उसमें क्रिटिकल थिंकिंग लगेगी।